Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. Uh, आज मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस से दो आर्टिकल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को पता चले और देखिएगा आप इसको और डिटेल में। पहला आर्टिकल है फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। एंड दिस व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में ट्वीकिंग करता है, चेंज करता है, तो उसका प्रभाव या इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। तो फिलहाल ये रेट्स अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 4.75% के आसपास है। एंड मैं इसका थोड़ा सा थियरी समझाना चाहता हूँ इस आर्टिकल में, अदरवाइज कुछ खास है नहीं इसमें। वो थियरी ये है कि वेन एवर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज इन बाय द सेंट्रल बैंक, दिस इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सिंस अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड देर इज अ चांस कि जो हमारे वहाँ एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई है, ये यहाँ में ना इन्वेस्ट करते हुए वापस अमेरिका चले जाए। ठीक है, तो वेर एवर इंटरेस्ट रेट्स राइज, इट इज गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन मार्केट्स, इंडियन इन्वेस्टमेंट। एंड जब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहा गया है कि अमेरिका ने रिड्यूस किया है, तो दिस मीन्स दैट इंडियन मार्केट्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर डिजायरेबल फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो चांसेस है कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है तो और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में या भारत की तरफ आए। बट दिस रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं तो ट्रांजिशन फेस है, और नए प्रेसिडेंट क्या पॉलिसी लेके आएंगे दैट स्टिल इज अ थिंग दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज ऑफ नाउ। तो इस वजह से इस आर्टिकल को थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना चाहिए। फिर एक आर्टिकल और है आज के पेपर में जो प्रिंसली स्टेट्स की बात करता है, 5 प्रिंसली स्टेट्स दैट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे ये एक आर्टिकल है जो इन्होंने आर्काइव्स में से निकाला है, पुराना आर्टिकल है जो लगभग August 1 2017 में आया था, बट इट इज रिफ्लेक्टिंग टुडे फॉर सम रीजन। तो इस वजह से हमें इसमें ये ध्यान रखना है एज टू व्हाट आर दीज 5 स्टेट्स जिन्होंने, क्योंकि इंडिपेंडेंस और राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस या द फेस जब हमें भारत को आजादी मिल रही थी, देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 543 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स एंड मेनी ऑफ दोज स्टेट्स वर इवेंचुअली या इनिशियली नॉट विलिंग टू एंटर इंडिया या नॉट विलिंग टू ज्वाइन विद इंडिया। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला ट्रावनकोर का नाम है। तो दिस वाज अ सदर्न स्टेट और ये काफी रिच स्टेट था इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। फिर इसके अलावा और पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो यहाँ पे यू कैन रीड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि कैसे ट्रावनकोर को फाइनली इंडिया में जुलाई 30 1947 को ज्वाइन करवाया गया। फिर सेम गोज फॉर जोधपुर, द राजपूत प्रिंसली स्टेट। और वहां पे भी देर वर टॉक्स दैट जोधपुर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही हैड लेआउट जोधपुर इन दिस रिगार्ड। बट सरदार पटेल की टैक्टफुल लीडरशिप और उनकी स्किल्स की कारण आसानी से जोधपुर का भी इंडिया में विलय हो गया। तीसरा स्टेट जो था जिसने थोड़ी बहुत आनाकानी की वो है भोपाल। भोपाल ऑल्सो डिड नॉट वांट टू ज्वाइन इनिशियली। इट्स लास्ट नवाब हमीदुल्लाह खान, ही हैड रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। बट हाउएवर आफ्टर अ सर्टन पीरियड, जो जिस तरह से बहुत सारे लोग एक साथ इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे, जो भोपाल ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो सूट एंड इवेंचुअली बिकेम अ स्टेट इन इंडिया। हैदराबाद ऑल्सो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड हैदराबाद की स्टोरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा पढ़ी भी जाती है बिकॉज हैदराबाद हैड रिफ्यूज टू ज्वाइन, इट वांटेड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन इटसेल्फ। और जो उनके आखिरी नवाब थे मीर उस्मान अली खान, ही हैड रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। तो हैदराबाद में एंड ही हैड अ सेपरेट आर्मी एज वेल जिसको रजाकर्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हैदराबाद का विलय करने के लिए सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो कंडक्ट करना पड़ा वहां पे। एंड पुलिस basically was sent and finally by hook and by crook Hyderabad eventually became a state of the Indian Union. लास्ट में जूनागढ़ लिखा गया है। तो जूनागढ़ इज ऑल्सो अ स्टेट विच हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी behind it. The Nawab of Junagadh wanted to join Pakistan. His name is Muhammad Mahabat Khanji, and the population by and large was Hindu, and they wanted to stay with India. तो वहां पे एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया एंड उस प्लेबिसाइट में जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है वो इंडिया में रहने के लिए आया एंड इवेंचुअली जूनागढ़ स्टेड विद इंडिया। तो दीज आर दी 5 स्टोरीज जो यहाँ पे लिखी हुई है एंड आई थिंक जो कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जो इवेंट्स लिखे हुए हैं, दे शुड बी नोटेड बाय स्टूडेंट्स बिकॉज अ क्वेश्चन कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो विद तो दिस आई वुड, कोई कोई क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में इस पे? सर मेंस के लिए यूपीएससी का ये पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। तो मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आते भी हैं।
तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था उस पे यूपीएससी 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। और इसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टेट्स ने थोड़ी बहुत मुश्किलें या चुनौतियां पैदा की बिफोर दे इवेंचुअली ज्वाइंट इंडिया, उनके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई थिंक देर इज दिस फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो नाउ आई वुड like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर। आज के द हिंदू से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो मैंने लिया है फ्रॉम द एडिटोरियल पेज। सो ये आर्टिकल जो है ये अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अंडर द डीपीएसपी आर्टिकल 39 पीएनसी, उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट आया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है, GS 2 में हम इसको रखेंगे पॉलिटी के अंडर में। और इसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ आर्गुमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एट द सेम टाइम डीपीएसपी से डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम जैसे देखेंगे कि द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। सो इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 39 BNC फॉर द कॉमन गुड, इसके इंटरप्रिटेशन पे काफी इश्यूज थे, जिसमें रिसेंट वर्डिक्ट जो है 9 जज बेंच का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि दैट नॉट ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी इन आर्टिकल 39। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोक्योर ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज अंडर दिस आर्टिकल। तो ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये एक इशू पहले से रहा है कि क्योंकि इसके अर्लियर जजमेंट्स जो थे उन्होंने फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंसिव व्यू लिया था। जो पुराने जजमेंट्स थे जो फेवर करते थे कि एनी प्राइवेट रिसोर्स इंक्लूडिंग दोज इंडिविजुअल ओन फॉलिंग अंडर द इट्स एम्बिट, तो आर्टिकल के एम्बिट में सारे ही प्राइवेट रिसोर्सेस आएंगे। बट अभी जो जजमेंट आया है इसमें ये बोला गया है कि नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर अंडर द एम्बिट ऑफ दिस आर्टिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द प्राइवेट रिसोर्सेज कुड बी पार्ट ऑफ द community resource. The relevant consideration for the state to acquire or distribute them in the pursuit of common good will depend on the non-exhaustive factors. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोक्योर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टर्स में यहाँ पर मेंशन किया है कि द नेचर ऑफ रिसोर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, वेदर सच एक्विजिशन इज एसेंशियल फॉर द कम्युनिटी। तो ये पता होना चाहिए कि वो कम्युनिटी के लिए एसेंशियल है कि नहीं, सो दैट कि वो जस्टिफाई कर पाए आर्टिकल 39 B and C को। सेकंड, स्कार्सिटी ऑफ सच रिसोर्स, रिसोर्स की स्कार्सिटी कितनी है, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देम देयर बीइंग कंसंट्रेटेड इन द प्राइवेट हैंड। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा टू बीइंग कंसंट्रेटेड इन प्राइवेट हैंड्स। तो ये दो तीन पैरामीटर्स हैं जो कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेदर दे शुड प्रोक्योर द प्राइवेट प्रॉपर्टी और नॉट। और प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन जो पहले यूज किया गया, ये प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। सो दिस प्रिंसिपल इज मेनली टॉकिंग अबाउट दिस द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इनटू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ऑन द अदर हैंड, जैसे हम नेशनलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन रिक्वायर होता है थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक और इसमें डिसेंट जजमेंट आया है, उस पर थोड़ा सा एक इश्यूज भी बताए हैं कि मेजोरिटी जजमेंट जो है उसको क्वेश्चन किया गया है इन सीकिंग टू लिमिट द स्कोप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज व्हेन द बेटर अप्रोच वुड हैव बीन टू लीव इट टू द विजडम ऑफ द लेजिस्लेशन। तो वो बोल रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है उस पर छोड़ देना चाहिए इसके ऊपर, जो एक्ट है जो भी लीगल प्रोविजंस हैं कि वो डिसाइड करे कि वेदर व्हाट इज द एम्बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 39 B and C। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। इसमें एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट को याद रखना है। जो ओल्ड जजमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो कौन से हैं, करंट जजमेंट का नाम पता होना चाहिए ताकि हम उसको एज ए रेफरेंस यूज कर पाए मेंस के आंसर्स में। तो ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी डीपीएसपी जो है वो स्टैटिक का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एक रिपोर्ट और आती है ऑक्सफैम की जो बताती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कितना है इन इकोनॉमिक टर्म्स, तो वो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन।
थैंक यू सर। तो एक आर्टिकल है आज मेरे तरफ से, द हिंदू हिंदू से। सो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रिमूविंग ब्रांड ऑन द मिलेट्स रिड्यूसेस द बेनिफिट ऑफ द ईटिंग देम। तो ये एक नई स्टडी आई है। तो उसने ये बताया है कि ये जो ब्रांड ब्रांड क्या होता है, ब्रांड जो होता है आउटर आउटर हस्क जो होता है सीरियल्स का, उसको ब्रांड कहता है ये। इट इज रिच इन फाइबर्स, इट इज रिच इन सम मिनरल्स, सो रिमूविंग देम रिमूव द बेनिफिट ऑफ ईटिंग द मिलेट्स विच आर थॉट टू बी वेरी गुड फॉर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट। तो ये बात आई है। पहली बात तो ये है कि ये मिलेट्स जो होते हैं ये होते क्या है। तो millets आर बेसिकली स्मॉल सीडेड सीरियल्स, एंड ये क्लाइमेट रेसिलिएंट होते हैं, पुअर सॉइल्स में भी ये ग्रो कर जाते हैं। सो इंडिया इज लाइक फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स इंडिया इज लाइक मेकिंग एफर्ट टू हैव अ लाइक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। 2023 में इंडिया के ही मतलब इंडिया prompted World Food Organization to consider 2023 as the International Year of Millets। तो ये तो इंडिया इज लाइक इज अ बेंच, ये बेंच मार्क सेट कर रहा है मिलेट्स के ग्रोइंग में और मिलेट्स के कंजम्पशन में। तो थिंग इज दिस, मिलेट्स आर लाइक टू, कितने प्रकार के मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स आर जनरली ऑफ टू टाइप, मेजर मेजर टाइप एंड माइनर टाइप। तो उसमें मेजर में क्या आते हैं, जैसे शोरगम, बाजरा, ज्वार। फिर माइनर मिनरल मिलेट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट को ये जानना चाहिए, हो सकता है ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जब हम होल ये मिलेट खाते हैं उसका एक होलसम बेनिफिट होता है रादर देन रिमूविंग देयर हस्क। तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, इट इंक्रीजेस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, सो व्हेन वी ईट एनी कार्बोहाइड्रेट, आर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीजेस। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना लेवल इंक्रीज करता है, इसको एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स से इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो इफ योर फूड इज रिच इन द फाइबर, the glycemic index will be low, but if your food is like फाइबर नहीं है, देन अचानक से ही आपका ब्लड का जो ग्लूकोज है वो शूट कर जाएगा। तो इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप पे कहा जाता है। सो मिलेट्स आर लाइक हाई इन मिनरल्स, ये अपने आप में हाई मिनरल लाइक कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये लिखा हुआ है। देन देयर आर हाई इन फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स का रोल होता है फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करना। सो इट हैज वेरी गुड एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, उसके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक जेनिक प्रॉपर्टीज है। तो ये सब कुछ कुछ बातें लिखी हैं जो हो सकता है आपके क्वेश्चन के लिए फॉर्म हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डेडिकेट किया था 2023 के लिए। एंड देन इंडिया के इनिशिएटिव क्या है, नेशनल मिलेट प्लान क्या है। मिलेट को श्री अन्ना भी कहा जाता है। 2023 में आर लाइक फाइनेंस मिनिस्टर डेडिकेट सेड दैट मिलेट्स विल बी कॉल्ड एज श्री अन्ना। तो ये श्रेय उसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है हैदराबाद में। देन देयर इज अ रीजन व्हाई द लाइक ये जो आउटर लेयर होता है इसको जनरली रिमूव क्यों किया जाता है। तो इट इज रिमूव बिकॉज इट इंक्रीजेस सेल्फ लाइफ, बिकॉज दिस आउटर लेयर इज रिच इन सम सॉर्ट ऑफ ऑयल वगैरह में ये रिच होते हैं। एंड वी ऑल नो कि जब ऑयल कम्स इन एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन इट बिकम रैंसिड। तो ये रैंसिडिटी क्या होती है, स्टूडेंट को जानना चाहते हैं। जनरली हम देखते हैं जब ऑयल बहुत पुराना हो जाता है विद एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, इट स्मेल्स वेरी फाउल। तो इसको रैंसिडिटी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। एंड देन और दूसरी और भी बात है कि हम लोग देखते हैं राइस ब्रांड ऑयल वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी शायद ये आउटर हस्क जो होता है उसको निकाला जाता है। एंड देन देयर इज लाइक मार्केट में जनरली जो अभी मिल रहे हैं यही पॉलिश्ड एंड राइस मिल रहे हैं। इसका कोई हेल्थ बेनिफिट है नहीं एज सच व्हाट वी आर प्रोमोटिंग द मिलेट्स। तो उसका कोई हेल्थ बेनिफिट होगा नहीं इफ विल कंज्यूम दिस डी हस्क्ड मिलेट। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर जीएस पेपर 3 एंड फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर prelims also। So I think this is basic takeaway from this article। and ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर और माइनर मिनरेट्स क्या है ये एग्जैक्टली स्टूडेंट को याद होने चाहिए, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो विद दिस आई इनवाइट मनीष सर टू कैरी दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। I have also two articles. The very first article is about the corporate social responsibility and how it can help in agriculture sector। तो ये आर्टिकल बात करता है पहले कि ये एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, देन आफ्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए, और थर्ड पार्ट में ये कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू लाया गया था। इसको लीगल मैंडेट वहां से मिलती है। देन आफ्टर यहाँ पे आता है कि जो कंट्री जो
पॉपुलेशन है 47% अपने देश के लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होती है एग्रीकल्चर से, और ये ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। जो ग्लोबल एवरेज है वो दैट इज ओनली 25%। एज फार एज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 16.73%। एंड और प्रेजेंट की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर इज गोइंग थ्रू ए रिलेटिवली स्टेबल फुटिंग। जो प्रोडक्शन है रिलेटिवली स्टेबल है, हाउएवर इट इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस रिलेटेड टू डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस, स्टेगनेंट फार्म इनकम एंड थ्रेट्स कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे ये बात करती है फिर कि एक डेटा आया था जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि ओनली 23% जो सीएसआईआर का जो कंट्रीब्यूशन है, देयर प्रायोरिटी एरिया इज environment and sustainability. However, the requirement है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, जो कि हो सकता है फार्म फार्म स्कूल हो गया, ग्रीन बैंक्स हो सकते हैं, और मेनी तरह की जो एग्रीकल्चर को सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ये आर्टिकल बात करता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द सीएसआईआर। तो इसमें जो मेजर चैलेंज ये है कि जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, दे हैव लिटिल टू नो एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड सीएसआर एक्टिविटी इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव रिलेटेड एग्रीकल्चर फील्ड में होता है उसको रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो because of that, there is little chance to tracking the funds spent on agriculture and relative initiative alone। तो यहाँ पे फिर दोबारा से यही हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि खर्चे अगर कंपनी कर रही है तो उसको प्रॉपर ट्रैक नहीं किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज आर ऑल्सो रिलेक्टेंट टू मेक एक्सपेंडिचर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। फिर ये एक आर्टिकल हाईलाइट करता है जो कि हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, तो इट इज गोइंग टू हेल्प एग्रीकल्चर टू अट्रैक्ट सीएसआर फंड्स। along with that ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा, along with that it will also ensure transparency in the contribution of CSR, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। पहला जो डेटा है, दूसरा है कि चैलेंजेस क्या क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड व्हाट आर द चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द सीएसआर, और उसके साथ साथ हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, ये आपने जो भी सीएसआर की बात की, तो एग्जैक्टली कोई फ्रेमवर्क है कि कितना परसेंट कंपनीज को देना है सीएसआर में? तो सर ये इसमें क्या होता है कि कंपनीज का जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज होता है ना, उसका 2% इनको सीएसआर के थ्रू खर्च करना होता है, जिससे इनकी आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है इन्वायरमेंटल के लिए और सोसाइटी के लिए, वो इंश्योर होती है। यहाँ पे एक दूसरा आर्टिकल है, इट्स टॉकिंग अबाउट कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया है वो सर्टेन एज ग्रुप के, जैसे कि अंडर 16 जो बच्चे हैं उनके लिए बैन किया है। और उसका रीजन ये है कि ये कह रहा है कि इट इज अफेक्टिंग द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द सच स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, यू कैन से। तो यहाँ पे बैन करने के लिए इन्होंने बड़ा इनोवेटिव मेथड का यूज किया है। दे आर वेरीफाइंग दोज अकाउंट्स थ्रू द बायोमेट्रिक्स। मतलब जो अगले साल से बैन इम्प्लीमेंट होगा, बट दे आर थिंकिंग टू मेक इट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो ये बहुत नोवेल और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ऐसा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट पे भी कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट आधार बेस और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसको यूज करके जो चाइल्ड्स पे हमारे बच्चे हैं उन पे जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया को, उसको कम किया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मेंटली इम्पैक्ट करता है, जैसे छोटी बच्चियां हैं, छोटे दे आर गर्ल्स फ्रॉम द हार्मफुल, गर्ल्स आर गेटिंग हार्मफुल डिपिक्शन ऑफ बॉडी इमेज एंड मिसोगेनिस्ट कंटेंट एमिड एम डेट बॉय। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को इम्पैक्ट करती है। तो दिस इज बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल कि कैसे हम भी बायोमेट्रिक्स को यूज करके इसको हम जो इश्यूज है सोशल मीडिया से रिलेटेड कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि चाइल्ड क्लडिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल फोन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यही है कि कैसे ये फिजिकली इम्पैक्ट कर रहा है एज वेल एज मेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन था, व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट आर एंड व्हाट सिक्योरिटी इंप्लीकेशन डू दिस साइट प्रेजेंट। तो सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं भी सोशल मीडिया बहुत रिलेट करता है, क्योंकि देयर इज लार्ज स्केल जो साइबर क्राइम्स हो रहा है वहाँ पे रिलेट कर सकता है। So this is all from my side, and with this, I would like to conclude today's session. Thank you all.